जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है, जो अंतिम संस्कार है, अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए उस प्रक्रिया में इन तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अपने अपने तरीके से हर किसी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। वापस से एक बार मधु जी आपके पास मैं आना चाहूंगी और कुछ बातों का आप जिक्र कर रही थी, मैं चाहूंगी कि उनको हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं। जैसा मैं कह रही थी कि मैंने उन्हें जब कहा कि आप कह रहे हो कि मानुषी पत्रिका के आप बहुत एडमायरर हो, पर आप लाइफ मेंबर हो ही नहीं, लाइफ सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगले दिन सुबह पर्सनल हैंड रिटन नोट के साथ सब्सक्रिप्शन का चेक आ जाता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद मैं और भी दो चार संस्मरण है शेयर करना चाहूंगी। जी। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो नरसिम्हा राव के दौरान तो मनमोहन सिंह जी ने चलाया लिबरलाइजेशन एजेंडा। पर जब वाजपेयी जी उसी एजेंडे पे चल पड़े तो यूपीए बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हीं पॉलिसीज को जो नरसिम्हा राव के काल की कुछ आगे बढ़ रही थी। तो मैंने एक खत लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी को पर्सनली, और फिर जाकर शायद मिली भी कि हाँ, नहीं नहीं, मैं मिलने गई। तो मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं सोनिया जी से, मैं खत लेके मिलने गई कि आपका जो एजेंडा चल रहा था नरसिम्हा राव जी के दौरान, आपकी पार्टी ने उससे बहुत श्रेय कमाया, तो आपको इसके विरोध में जाने के बजाय वाजपेयी जी को याद दिलाना चाहिए कि अब बॉटम अप एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए। जो गरीब है वो लाइसेंस कोटा राज से कैसे प्रभावित होता है, उसकी कितनी बदहाली होती है, उससे कितनी घूस ली जाती है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा पुलर है, ऑटो ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, ये जो छोटी रोजगारें हैं इन पे और भूमि पे जो सरकार का पूरा आधिपत्य है, उसकी वजह से सारे इलीगल कॉलोनीज बसती हैं। तो ये आपको एजेंडा उठाना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने बहुत ध्यान से बात सुनी, सोनिया जी ने भी, और मनमोहन सिंह जी तो सुनते ही थे खैर। और उसके बाद जब इनकी सरकार बनी तो सब जो बहुत सी कमीशंस बनाई गई थी उनमें एक माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी कमीशन बनाई गई, मुझे भी उसमें इंक्लूड किया गया। पर जैसा मैंने कल भी कहा था कि जो उनके चेयरमैन रखे वो बिल्कुल नकारा व्यक्ति थे, तो बहुत कुछ निकल नहीं पाया। पर देखिए, उसको ध्यान में रखना, एक मेरी चिट्ठी और जाके बोलने के लिए जो मैं गई विशेषकर उनसे, ध्यान में रखना 1-2 साल बाद तक या 3 साल बाद तक ये छोटी बात नहीं होती। एक और मुझे याद आती है बात, जब 2002 में कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस थी कश्मीर में उसकी, JNK इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में, पर अपने आप इस हालत में नहीं थे कि बिना अलायंस के ना बना सकें सरकार। तो उस वक्त PDP एक तरफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ थी, और ये पशु पेश चल रहा था। तो उस वक्त भी मुझे याद है, पता चला कि मनमोहन सिंह जी गए थे सोनिया जी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में PDP से बात करने, उनकी वार्तालाप टूट गई, फिर वो वापस आ गए। तो उस रात मुझे याद है करीब 9 बजे होंगे जब मैंने इनकी पत्नी गुरशरण कौर जी को फ़ोन करके कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, कश्मीर के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है, ये जो अलायंस बन रही है इसके बारे में मुझे और हमारे कुछ मित्र भी आना चाहते हैं साथ में, तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, मैं आ सकती हूँ। तो गुरशरण जी ने कहा, देखो, मानुषी के माध्यम से, हमारी पत्रिका के माध्यम से गुरशरण जी से भी थोड़ा रिश्ता था, और फिर उन्होंने कहा कि अभी तो वो आए नहीं हैं डॉक्टर साहब, सोनिया जी के पास हैं, जब आएंगे फिर वो इंजेक्शन अपना डायबिटीज़ का जो इंसुलिन लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर आप आ जाओ। तो हम पहुंचे, और लंबी बात, मतलब इस तरह की इनफॉर्मेलिटी रखना, और मेरे एक फ़ोन कॉल पे रात को मुझे टाइम देना, फिर करीब 40-45 मिनट उन्होंने मेरी बात सुनी,
मैं 2-3 और लोगों के साथ गई थी। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप जो बाकी की बात है सोनिया जी से करिए। तो मैंने फटाफट क्या आके माधु जी पिछले कुछ वक्त में जब जब बीमार बहुत एक लंबे समय से, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह बीमार चल रहे थे, ऐसे में उससे पहले कि कोई उनके साथ कोई बातचीत जो आपको रिकॉल होती हो, या आपने उनसे बात करने की उस दौरान कोशिश की हो, या कोई कम्युनिकेशन उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ आपका रहा हो? ये उनकी बीमारी के दौरान नहीं हो पाया। और इसकी वजह ना जो मैं सारे राजनीतिक पार्टियों से, दलों से थोड़ी अपने को काट के रखा, जी। क्योंकि ये जो भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस, ये इतनी कड़वाहट की राजनीति बन गई। और क्योंकि मैं किसी भी एक पार्टी के क्या बोलते हैं ना, गुलाम के रूप में या उसके भोंपू के रूप में काम कर ही नहीं सकती, तो इसलिए मुझे लगा कि इस वक्त सबसे ही दूरी बना के रखो लेकिन आपने तो कभी अच्छा। उनके कार्यकाल के दौरान इस तरीके को महसूस किया, इस बात को? अच्छा, मैं मत जी ज़रा लौट रही हूँ मैं आपके पास, क्योंकि देखिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा चुकी है, और जो पहली तस्वीर इस वक्त आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर पहले तिरंगे से लिपटाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और साथ ही क्योंकि राजकीय सम्मान की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में उधर आपको पास में ही नज़दीक में राहुल गांधी, बिल्कुल ऑन स्टैंड बाय राहुल गांधी आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत नज़दीक में इस वक्त वो लगातार वहाँ पर खड़े हुए हैं, और साथ ही जो शव वाहन था उसमें भी राहुल गांधी साथ में ही थे, परिवार के साथ मौजूद रहे। और जाहिर है कि एक मुश्किल क्षण है एक परिवार के लिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अब से थोड़ी ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई जब सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वो तस्वीरें प्रधानमंत्री जब पहुंचे, वो भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब बस सबसे थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, और ऐसे में अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो ये बहुत अंतिम क्षण है अब, जब हर कोई एक अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, अपनी तरह से याद हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को रखा जाएगा। और ख़ुद मधु जी हमारे साथ हैं, और उनका एक अनुभव रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, कई मौक़ों पर उनकी बातचीत हुई, उनके अपने जो इंटरेक्शंस रहे उसका भी वो जिक्र कर रही हैं। और जाहिर है ऐसे में जब एक इतने मजबूत व्यक्तित्व को जानने का मौका मिलता है, तो अपने आप में भी एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और दर्शकों को भी ये पता चल रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से लिए गए फैसले जिसने देश को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। लेकिन मधु जी, ये भी सवाल मैंने आपसे पूछा कि कभी उस समय आपको ऐसा महसूस हुआ कि डिस्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये पता था कि मुझे देश के लिए क्या करना है, और उन तमाम प्रेशर्स के बीच में वो फैसले लेना जो देश को मजबूती देंगे, जो आने वाले वक्त में मजबूत देश की नींव को रखेंगे? इसमें मुझे लगता है थोड़ा मतभेद हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि मनमोहन सिंह हमेशा बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया एज नंबर टू, राइट, नॉट एज नंबर वन। नंबर वन माने प्रधानमंत्री भी जब थे, तो जिस विश्वास के साथ सोनिया जी ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी, सारी पार्टी के दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके, वो कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। तो वो जो उन पे विश्वास दिखाया सोनिया जी ने, तो फिर सोनिया जी की हर बात सर आंखों पर। उन्होंने उनका एजेंडा, अपना पुराना इतिहास भूल के, लिबरलाइजेशन भूल के वो नया चलाया। ये बहुत विशिष्टता थी कि जिसने भी उनके ऊपर विश्वास करके उनको कोई पावर पोजीशन दी, फिर उन्होंने अपना एजेंडा नहीं चलाया। इसमें मैं नहीं कहूँगी हर बात देश हित में होती थी, क्योंकि जिस किस्म के वो एनजीओ एजेंडा आ गए यूपीए में, जिस तरह के बड़े बड़े स्कैम्स हुए, स्वयं मनमोहन सिंह वो स्कैम्स नहीं होने देते। लेकिन क्योंकि वो उनकी उस वक़्त एज पीएम मजबूरी थी, जिस तरह के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, बड़े ही करप्शन फ्रेंडली सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट टू एजुकेशन भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जो उसका इम्प्लीमेंटेशन
इतना जालिम हुआ जिसका कोई अंदाजा, उसका भी विश्लेषण होना चाहिए। पर उनका वो ये एनजीओ ने घेर लिया था ना, सोनिया गांधी जी की सरकार को तो फॉरेन फंडेड एनजीओ ने घेर के पूरी तरह अपना एजेंडा चलाया। उसमें कुछ अच्छी बातें भी, जैसे आरटीआई एक्ट, वो अच्छा हुआ, पर बहुत सी खराब बातें भी हुई जिसकी वजह से मनमोहन सिंह जी की जो निजी छवि भी धुंधली हुई। बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए जिनको वो रोक नहीं पाए। नरेगा को तो किस तरीके से आप मधु जी देखती है, नरेगा जिसको लेकर आए, और जाहिर है कि एक आर्थिक मजबूती एक बड़े वर्ग को नरेगा ने देने का काम भी किया उस दौरान। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेती को तबाह कर दिया। देखिए, खेती के लिए लेबर मिलना, ये नहीं कि बड़े बड़े कोई जमींदार सिर्फ लेबर चाहते हैं। जो 2 एकड़ का किसान है, 3 एकड़ वाला किसान है, उसको भी बुआई और कटाई के समय लेबर चाहिए। खेती चल ही नहीं सकती है, विशेषकर तब जबकि आजकल किसान परिवार में भी 1-2 बच्चे बड़ी मुश्किल से होते हैं। पहले तो 5-6 बच्चे होते थे, तो फिर भी छोटा किसान अपने परिवार के आधार पे ही खेती कर लेता था। अब लेबर ही नहीं मिल रही, क्योंकि बिना कुछ काम किए आप पैसा कमा रहे हैं। और इतनी धांधली हुई, क्योंकि मैं खुद भी उसका अध्ययन जो किया, उसकी रिपोर्ट्स एनजीओ ने बड़ी छापी, उन्होंने भी करप्शन दिखाई, पर यूजलेस काम हुए। यहाँ से मिट्टी उठाओ वहां डालो, वहां से उठाओ इधर डालो, या सिर्फ साइन कर दो। बहुत जगह तो यही होता था, केवल साइन कर दो कि मैंने लेबर की है, और आधा पैसा तुम्हारा, आधा नरेगा चलाने वालों का। तो बहुत धांधलीबाज था। इट वॉज अ ब्लैक होल ऑफ करप्शन, इनकॉम्पिटेंस। कोई भला काम नहीं हुआ उसके माध्यम से। अगर हम यही कहते ना, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ही बन गए ताकि कभी पानी की किल्लत ना हो गांव में, किसान को बड़े बड़े तालाब जैसे पुराने राजा महाराजा बनवाया करते थे, कि कभी सूखा और अकाल भी पड़ जाए, मतलब बारिश ना भी आए 1-2 साल, फिर भी वो बड़े बड़े तालाब सरोवर जिंदा रहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई एंड्योरिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बने, कोई एंड्योरिंग कंट्रीब्यूशन नहीं हुई, और धांधली तो इतनी अंधेर गर्दी वाली थी। बिल्कुल जाहिर है वो भ्रष्टाचार जो आप कह रही हैं, एक ब्लैक होल नहीं, के नहीं, और इनकॉम्पिटेंस, क्या काम क्या करवाया? आज बता दीजिए मुझे उस नरेगा का कोई काम। लेकिन सीखते सीखते बहुत चीज़ों को सीखा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मैम, क्योंकि अब आप अगर उस बात का जिक्र कर पाएं कि जो पहला बजट का ड्राफ्ट मनमोहन सिंह ने बनाया, उसको नरसिम्हा राव की तरफ से खारिज कर दिया गया था। जब वो उनके पास उसको लेकर पहुंचे तो उनको खारिज कर दिया, और ये कहा कि अगर मुझे यही चाहिए होता तो मैं आपको क्यों चुनता। जाहिर है कि जी मैम, और क्योंकि समझिए, आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। देखिए, अब क्योंकि तब तक वो सोशलिस्ट पॉलिसीज के लिए जाने जाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूरी तरह से सोशलिस्ट पॉलिसीज के लिए। और डी स्कूल में भी बहुत अल्ट्रा लेफ्ट इकोनॉमिस्ट का अड्डा है, और जो भी उनकी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग थी, वो लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, चाहे यूएन एजेंसीज में गए। अब नरसिम्हा राव ने जब उनको ये काम सौंपा तो उनको टाइम लगा और सीखा, पर नरसिम्हा राव को मालूम था उन्हें क्या चाहिए। ही डिड नॉट वांट अ कंटिन्यूएशन ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसीज। तो ये उनकी दूरदर्शिता थी, और फिर उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति चुना डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में, जिसको आता था कि उसके बॉस की क्या जरूरत है, जिसने उस पर विश्वास किया है उसको क्या डिलीवर और करना। मुझे याद आता है डॉक्टर बखूबी मनमोहन किया। सिंह ने इस बात का जिक्र भी एक बार किया था कि उनको पॉलिटिक्स में आना है, इस बात का ख्याल भी नहीं था, और नरसिम्हा राव चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में आए, और तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया जब उन्होंने मंत्री पद के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आर यू सीरियस, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। मैं मधु जी ज़रा आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि बीच बीच में तस्वीरें इस वक्त दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। निगम बोध घाट से ये तस्वीरें इस वक्त, जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है, और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का।
और क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प बातचीत इस वक्त हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में उनको जानने का भी मौका मिल रहा है, बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे पहलू रहे। लेकिन क्योंकि ये अंतिम समय है, अंतिम विदाई है, अंतिम दर्शन हर कोई कर चुका है और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई है और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं पंचतत्व में विलीन होते हुए नजर आएंगे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका पार्थिव शरीर, और इसीलिए हर कोई अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचा है। जिन बातों का मैं जिक्र कर रही थी इन तस्वीरों को दिखाते हुए उन बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि पहले बजट का जब मैंने जिक्र किया तो पहले बजट की जो लाइन जिसमें मनमोहन सिंह ने, जो विक्टर ह्यूगो थे, उनकी एक लाइन का जिक्र किया था कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। और यही दूरदर्शी सोच जहां पर देश को मजबूती देने की शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी। इसके साथ ही आप याद करिए न्यूक्लियर डील, जबकि अच्छा इसी बीच में क्योंकि शोक संदेश जो मनमोहन सिंह के लिए आए और सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से भी आए, उनका भी जिक्र करना होता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी डॉक्टर सिंह को याद करते उन्होंने लिखा कि असैन्य परमाणु समझौते में उनका नेतृत्व अहम रहा, उनकी लीडरशिप का उन्होंने उस न्यूक्लियर डील के बारे में जिक्र किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों देशों को करीब लेकर आए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों की कैसे नींव के तौर पर सामने आई थी, उसका जिक्र एंटनी ब्लिंकन की तरफ से अपने शोक संदेश में किया गया था। फिर चीनी विदेश मंत्रालय ने भी याद किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को शोक संदेश देते हुए कि कैसे सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो समझौते उनकी याद दिलाई गई और साथ ही कहा कि मनमोहन सिंह ने द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया, एक सकारात्मक योगदान उनकी तरफ से दिया गया। इसका भी जिक्र चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया। फिर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी अपनी तरफ से शोक संदेश साझा किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया कि कैसे क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता रही है और उन्होंने उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने में किस तरीके से उनका खास योगदान रहा, इसका जिक्र इशाक डार की तरफ से किया गया जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। तो न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी जो शोक संदेश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए आए और साथ ही उनको अपने अपने तरीके से याद किया गया। लेकिन मनमोहन सिंह को नमन करते हुए तमाम तस्वीरें इस वक्त आपने देखी, किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया गया, साथ ही उन्हें अंतिम विदाई दी गई और अब अंतिम संस्कार किसी भी समय कुछ देर में अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का किया जाना है और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज इसकी तैयारियां लगातार की जा रही थी राजकीय सम्मान के साथ और साथ ही जो मेमोरियल ट्रक होता है, जो शव वाहन जिसमें लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को, वहां आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। और जिन जिन ऐतिहासिक कामों का हम जिक्र डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर रहे हैं उसमें वैश्वीकरण और उदारीकरण एक बहुत इम्पॉर्टेंट 1991 में जो फैसला लिया गया और उसको लेकर उनकी भूमिका रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की। फिर सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, साल 2005 की ये बड़ी क्रांति रही, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, जिसका इस्तेमाल आज भी कई मौक़ों पर किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक क्रांतिकारी कदम, एक क्रांतिकारी काम जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से किया गया। फिर साल 2005 में ही रोज़गार गारंटी योजना, साल 2006 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील जिसका जिक्र अभी मैं कर रही थी, और साथ ही फिर साल 2010 में शिक्षा का अधिकार। ये एक बहुत ऐसे गेम चेंजिंग डिसीजंस रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जिसने देश को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। हालांकि कुछ ऐसे विवादों का समय भी रहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स लाया गया और साथ ही वो एक सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में रहते हुए उन पर कई आरोप भी लगाए गए। लेकिन साथ ही मनमोहन सिंह और उनसे जुड़े हुए जब किस्से सामने आते हैं तो पता चलता है कि कैसे वो हर दिन जब PM हाउस में थे तो हर दिन मारुति 800 को देखा करते थे और एक आम आदमी की तरह वो कहते थे, उन्हें
मारुति 800 ज़्यादा पसंद थी। उनकी बहुत ही दिल के करीब वाली वो एक गाड़ी थी और उसको उस तरीके से वो देखा करते थे। फिर साथ ही उर्दू और साथ ही गुरुमुखी में स्पीच की स्क्रिप्ट वो लिखा करते थे, क्योंकि शुरुआती पढ़ाई उनकी उर्दू में रही थी और फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी इसकी जो स्पीच रहती थी उनकी, उसकी स्क्रिप्ट उर्दू में ही वो लिखते थे। फिर गुरुमुखी में भी कई बार वो लिखा गया, उनकी स्क्रिप्ट को लिखा गया। फिर कैम्ब्रिज से क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए अक्सर उनको नीली पगड़ी पहने हुए हर किसी ने देखा है। वहाँ पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया और साथ ही जो नीला रंग है वो आल्मा मैटर कैम्ब्रिज का क्योंकि प्रतीक है, इसलिए उनका बड़ा लगाव था। और कैम्ब्रिज में जो उनके दिन रहे उसको कई मौक़ों पर उन्होंने याद किया और इसीलिए वो नीली पगड़ी पहनना पसंद करते थे। इसके साथ ही कई बार विवादों की स्थिति, जब कॉन्वर्सेशन होती थी मंत्रियों के साथ, कोई ऐसी बात जिस पर सहमति नहीं हो पाती थी, असहमति बनती थी, तो वो कहते थे कि मैं पढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। ऐसे भी कई किस्से रहे हैं और बहुत ही दो टूक शब्दों में वो कई बार अपनी बातों को बहुत ज़्यादा साफ रखते थे। इकोनॉमिक्स के कैसे विद्वान वो रहे हैं और साथ ही आरबीआई के प्रमुख पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले भी लिए हैं। फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, आप याद करिए बजट के समय पर, तो उस वक्त उन्होंने ये भी सोचा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। तो ऐसे बहुत सारे उनके करीबी लोग रहे जिन्होंने उनके साथ जुड़े हुए इन किस्सों का जिक्र किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने अपने तरीके से याद किया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्प सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, अंतिम दर्शन उनके किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी।